तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असुर के सीजन 2 को, जिसका नाम है असुर 2 द राइज ऑफ द डार्क साइड। ये सीरीज काफी बढ़िया है, इसकी रेटिंग है 9.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब देखो, मैंने शुरुआत में असुर सीजन 1 का एक रिकैप दिया है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने वो ऑलरेडी देख रखा है तो मैं टाइम स्टैम्प यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्टली जाकर असुर 2 को देख सकते हैं, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो असुर सीरीज की कहानी जो है वो कली असुर और कल की यानी कि विष्णु जी के 10वें अवतार के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर बुराई और अच्छाई को लेकर चीजें बताई गई हैं। तो एक थोड़ा सा सीजन 1 का रिकैप कर लेते हैं। एक राधाचरण जोशी नाम के पंडित होते हैं जो कि देव और असुर की कहानियों से काफी इंस्पायर्ड थे। उनका यही बिलीफ था। खैर, उन्होंने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया ताकि उनका बच्चा पैदा हो देवों के नक्षत्रों में, लेकिन अल्टीमेटली उनकी वाइफ एक बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर जाती है और वो बच्चा असुरों के नक्षत्रों में पैदा होता है, जिसका नाम पड़ता है शुभ जोशी। शुभ का दिमाग बचपन से ही काफी तेज था, IQ नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा, जिससे कि उसे किताब को देखते ही सब कुछ याद हो जाया करता। अब राधाचरण अपने बेटे से नफरत करने लगे थे क्योंकि उनको ये लगा कि वो कली असुर का अवतार है और बहुत शक्तिशाली और ईविल है। शुभ को बस उसके दादाजी नीलकंठ जोशी प्यार किया करते थे और बस इसी गुस्से में एक दिन शुभ ने अपने ही पिता को जहर देकर मार दिया। और ये केस हाथ आता है धनंजय राजपूत यानी कि डीजे के, जो कि CBI और फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे और उनके लिए पूजा वगैरह भी घाट पर राधाचरण ने करवाई थी, इसलिए उनको ये केस काफी ज्यादा पर्सनल टाइप लगता है। और इसी दौरान शुभ ने डीजे से काफी मिस्टिक तरह से बात करी थी, मतलब कि उम्र के हिसाब से बहुत ही अजीब और बड़ी बड़ी बातें। खैर, डीजे का साथ उसका ही स्टूडेंट निखिल देता है जो कि खुद CBI में था और फॉरेंसिक की अच्छी जानकारी रखा करता था। शुभ को पकड़ लिया जाता है और निखिल शुभ से काफी प्यार से बात करता है, जिससे उसको निखिल काफी पसंद आता है। लेकिन डीजे को पता था कि शुभ बहुत डेंजरस हो सकता है, तो वो 16 साल के शुभ को 18 साल का दिखा देता है ताकि उसको सुधार घर की जगह जेल भेज दिया जाए। वो उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट और सब बनवाता है, जिससे शुभ को जेल हो जाती है और वो डीजे को धमकी देकर जाता है कि उसको इन चीजों के बारे में जल्दी पता चलेगा। अब निखिल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो CBI छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो लेक्चर्स देने लगता है। लेकिन शुभ के बदले की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब होता यह है कि कुछ ही सालों के बाद में अचानक से ही वियर्ड तरह से कुछ मौतें होना शुरू हो जाती हैं, जिनके आसपास कली का मास्क मिलता है और उनकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर कट होती है, जिसकी वजह से निखिल को वापस इंडिया आना पड़ता है, जिसकी वाइफ नैना है और उनकी एक बेटी रिया है, जिसका ख्याल स्वाति नाम की उनकी मेड रखती है। अब नैना एक कोडिंग एक्सपर्ट है जो कि इनके केस में हेल्प भी करती है। उसके फॉरेन में भी काफी कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अब निखिल का साथ उसको प्यार करने वाली नुसरत देती है जो कि खुद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और वो पोस्टमार्टम वगैरह निखिल के साथ ही किया करती। अब कहानी के हिसाब से हुआ ये था कि जेल में शुभ ने छोटी सी उम्र में एक कल्ट बना लिया था और उसकी बातें काफी मनमोहक थी, जैसे किसी भी डेविल की होती है, और कई लोग उसकी बातों में आ गए। अब एक रात अचानक से ही जेल में आग लगती है और वहाँ से 4 लोग भाग पड़ते हैं, तो शुभ के साथ उसके कई मेंबर्स हैं। अब कहानी के अंदर ऐसे ही शुभ अच्छे लोगों को मारता है ताकि वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार को धरती पर जन्म लेने के लिए मजबूर कर पाए, क्योंकि कहानी के हिसाब से कली को विष्णु से बदला लेना है, क्योंकि उनकी वजह से ही असुरों की 3 सिटी शिव जी ने तबाह कर दी थी। यानी कि शुभ को यही लगता है कि वो कली का अवतार है और यहाँ पर उसके साथ काफी गलत हुआ। अब शुभ उन लोगों को मारता है जो कि अच्छे नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगता है, या फिर जो उसके रास्ते में आए। अब इनको केसर भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि असल में कोई और ही है। उस पर डीजे के बेस्ट फ्रेंड लोलार्क की नजर भी होती है और उस पर शक भी होता है और केसर को पकड़ लिया जाता है। वो बहुत ही मिस्टिक बातें करता है, कहता है कि कली युग नजदीक है और सभी मारे जाएंगे, सब कुछ रिफॉर्म होगा। पूरा CBI भी परेशान हो जाता है। अब होता यह है कि निखिल को इसी बीच शुभ और उसके टीम मेंबर्स किडनैप करके दूसरों को मरवाने लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बच निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब CBI का ऑफिसर रसूल इनको धोखा देता है और लोलार्क को मार देता है। और सिर्फ लोलार्क ही यहाँ पर ये जानता था कि रसूल शुभ से मिला हुआ है, लेकिन लोलार्क को उसकी ही रिवॉल्वर से रसूल मार देता है और निखिल को चॉइस दी जाती है कि 3 अच्छे लोगों को वो बचाए या फिर अपनी बेटी को। तो वो अपनी बेटी को कुर्बान कर देता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि स्वाति जो कि रिया की देखभाल कर रही थी वो असल में शुभ की ही मेंबर है और वो रिया को जहर देकर मार डालती है, जिससे निखिल और उसकी बीवी नैना अलग हो जाते हैं क्योंकि वो उसको ही ब्लेम करती है इन सब के लिए। और लोलार्क भी यहाँ पर मारा जाता है जो कि डीजे के लिए भाई जैसा था। अब अच्छे लोग तो मर ही रहे थे और इन लोगों ने केसर को शुभ समझकर जेल में डाल दिया था और निखिल अब डीजे को इन सब का ब्लेम करता है
कि उसने ना तो इतने साल पहले शुभ को जेल में फेक डॉक्यूमेंट देके डाला होता और ना कुछ ऐसा होता। और बस अब सीजन 1 के एंड में डीजे और रसूल एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि दुनिया केसर को रिलीज करने की डिमांड कर रही है, क्योंकि एक तो वो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप है और दूसरा उसके खिलाफ सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं था। मीनवाइल हम नैना को देखते हैं जो कि डिप्रेस्ड हुए निखिल से डिवोर्स चाहती है। उनकी बेटी रिया निखिल के डिसीजन की वजह से उनके साथ नहीं थी। लोलार की मौत से सब दुखी हैं। डीजे अब ये केस छोड़कर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मॉन्क वाली जिंदगी बिता रहा है और निखिल खुद को खत्म करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नुसरत उसको बचा लेती है। निखिल अब यहाँ पर पिल्स और सिगरेट्स का सहारा लेने लगा था जीने के लिए। खैर अब लोलार की जगह लेने उसकी ही स्टूडेंट ईशानी केस पर आती है, जहाँ पर उसका शक सीधा रसूल पे था कि रसूल काफी ज्यादा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट 100% बिल्कुल मैच करती है। और लोलार सर हमेशा कहा करते थे कि जब केस में सब कुछ बिल्कुल 100% सही दिखे तो कुछ तो गड़बड़ है। ईशानी सीबीआई हेड से सब कुछ शेयर करती है, लेकिन रसूल पे कोई भी शक नहीं करता, क्योंकि वो कई सालों से वहाँ पर लॉयल होकर काम कर रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि वो शुभ से मिला हुआ था और उसने ही लोलार को मारा है। खैर अब सीबीआई शुभ के पिछले वार से तो उभर ही नहीं पाई थी कि तभी शुभ के द्वारा निखिल को कुछ नए कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक न्यू डेड बॉडी की तरफ इशारा कर रहे थे, जो कि एक आइस फैक्ट्री के अंदर होती है। वहाँ पर बर्फ के अंदर जमी हुई एक बॉडी मिलती है, जो कि अगले अटैक के लिए एक पजल थी, जिसको सीबीआई को सुलझाना था। इसके लिए निखिल केसर को बहुत मारता भी है और सीबीआई को केसर को कस्टडी में रखने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऐसे बिना सबूत के किसी को भी इस तरह से कस्टडी में रखना बहुत मुश्किल था। हर जगह सोशल मीडिया पे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे कि केसर को आजाद करो। अब यहाँ पर और नए लोगों की मौतें होती हैं, जिसके अंदर रेनोन रिपोर्टर होते हैं, लेकिन निखिल की टीम उनको बचा नहीं पाती, जो कि इस पूरी सीरीज में चलता है। अब विक्टिम की इन्फॉर्मेशन सब मिलती है, लेकिन विक्टिम को ये लोग बचा नहीं पा रहे थे। खैर अब नैना किसी भी तरह करके स्वाति यानी कि उनकी मेड का पता लगाने लगती है, जो कि एक एटीएम से पैसे निकाल रही थी। एक छोटे से मॉन्क की बात सुनकर डीजे अपना फोन ऑन कर लेते हैं, जिसको ट्रैक करके नैना डीजे से मिलने पहुंचती है। अब किसी भी तरह से डीजे फाइनली नैना की हेल्प करता है और ये लोग स्वाति को पकड़ लेते हैं, जो कि शुभ से बात कर रही थी। उसको ये लोग खूब इंसुलिन देते हैं, टॉर्चर करते हैं। इनफैक्ट शुभ डीजे से बात भी करता है और गुस्से में आकर डीजे स्वाति को मार डालता है, जिससे कि शुभ को काफी खुंदस आती है। डीजे अब स्वाति को असुर मास्क और उसकी उंगली को काट लेता है, जिससे ये लगे कि ये काम शुभ का है। लेकिन अल्टीमेटली निखिल ये बात समझ जाता है कि ये काम शुभ ने नहीं बल्कि ये काम डीजे ने ही किया है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की काफी जरूरत थी और वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डीजे ही था। इनफैक्ट उसको यही पता चल जाता है कि इसके अंदर उसकी खुद की वाइफ भी मिली हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसको भी पता था कि यहाँ पर जस्टिस सर्व हो चुकी है। अब निखिल और उसकी टीम तो ऑफिशियली काम करती है, लेकिन नैना और डीजे अनऑफिशियली इस पर काम कर रहे थे। खैर अब एक वियर्ड चीज होती है कि बांग्लादेश में उसके साथी जो होते हैं और इंडिया के अंदर जो साथी होते हैं वो मिलकर एक साइबर अटैक करते हैं, जिस दौरान शुभ 3 लोगों को मार डालता है। उनके हार्ट में असल में पेस मेकर्स लगे हुए थे, लेकिन वो एक साथ ही खराब हो जाते हैं, जिससे 3 अच्छे लोग मारे जाते हैं। और जिसने ये काम किया था वो शुभ का ही आदमी था, पुष्कर जौहरी, जिसको ये लोग सीसीटीवी कैमरा के जरिए पहचान कर उसकी तलाश में लग जाते हैं। ये व्यक्ति 2 साल पहले एक फर्म के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग किया करता था, जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट के चलते उसको काम से निकाल दिया गया, और उसके बाद में वो क्या कर रहा था इनको ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन नाउ वी नो कि वो शुभ के लिए काम कर रहा था। इनफैक्ट इनको उसकी लोकेशन मिल जाती है, जहाँ पे जाने पे निखिल को उसकी बेटी की ड्राइंग्स वगैरह उसके हॉल में मिलती हैं, जहाँ पे उनको यूवी लाइट से वॉल पर शुभ के द्वारा ही दिया गया एक बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज मिलता है और कुछ लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिसके जरिए उनको एक और बॉडी लेक में मिलती है, जो कि किसी लड़की की थी। दूसरी तरफ डीजे का कहना था कि शुभ को पकड़ना है तो उसका पास्ट पता लगाना होगा। उसका मानना था कि जब शुभ जेल में था तो आग लगने के बाद वहाँ से वो अपने 3 और साथियों के साथ भागा, तो उनका पता लगाने वो वाराणसी में जाता है। वहाँ से उसको 3 नाम मिलते हैं, जगदीश मुंडा, बलबीर जुबैर और ओम पांडे, यानी शुभ के साथ 3 लोग और भागे थे, जिसके अंदर डीजे को पता चलता है कि जगदीश को तो शुभ ने पहले ही मार दिया, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं बचा था। उसको ये भी पता चलता है कि ओम पांडे को पहले ही पकड़कर वो मार चुके हैं, तो यहाँ पर बस अब बलबीर ही बचा था, जो कि बचा हुआ था, और शुभ के 2 मेन साथी मारे गए थे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब एटीएफ टीम और उसका लीडर पॉल इस केस को टेक ओवर कर लेता है, और अब निखिल, ईशानी, नुसरत, रसूल को पॉल के अंडर में न्यू लोकेशन में काम करना पड़ता है। एज पॉल को ये लग रहा था कि उनके लोकेशन, इंफॉर्मेशन सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, और सबसे बड़ी बात कि नैना और डीजे इन सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इस केस में कर रहे थे, क्योंकि वो शुभ के बिल्कुल रूट्स तक चले गए थे कि आखिर पुलिस स्टेशन में आग लगने के बाद शुभ कहाँ गया था, जिससे उसने इतनी तबाही मचानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात कि नैना को एक डार्क वेब का लिंक मिला था, जिसको शुभ और उसके मेंबर्स इस्तेमाल कर रहे थे सब कुछ प्लानिंग करने में, जहाँ पर उनको एक वियर्ड यूजर के मैसेजेस मिलते हैं। मीनवाइल हमको शुभ का
पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी बड़े गुरुजी के पास में गया था और अपने ज्ञान से उनको इम्प्रेस करके वहीं पर रहने लगा। उसको सर्वानंद का नाम दिया गया था क्योंकि उसने अपना असली नाम वहाँ नहीं बताया। ये सब डीजे को पता चला था और उसको ये भी पता चलता है कि अचानक से ही आश्रम के अंदर गुरुजी और उनके काफी सारे फॉलोअर्स की गंदा पानी पीने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन एक लेडी वहाँ पर बची थी जिसका नाम वृंदा था, जो कि एक स्कल्पचर है और दिल्ली में ही रहती है। डीजे यहाँ पर समझ गया था कि ये सारी मौतें शुभ की वजह से ही हुई हैं और हमने देखा भी था कि शुभ ने ऐसा ही किया था। उसका जिससे काम पूरा हो जाता है वो उसको ही खत्म कर देता है, वो उसको मोक्ष दे देता है और इसको यहाँ पर वो गुरु दक्षिणा बोलता है। डीजे उससे शुभ के बारे में बात करता है तो वृंदा यहाँ पर उसे काफी इम्प्रेस्ड नजर आ रही थी। वो कहती है कि उसने ही मुझे जिंदगी में दिशा दी और जब डीजे वृंदा को सच बताता है तो वो सहन नहीं कर पाती और डीजे को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वृंदा के पास उसको कली और कलयुग वाली किताब मिलती है जिसपे शुभ जोशी लिखा था। वो ब्रेल लिपि में थी, ब्लाइंड लोग इससे ही रीड कर सकते हैं। तो डीजे को डार्क वेब के पोर्टल में याद आता है कि वहाँ पर कुछ वियर्ड डॉट्स थे, तो वो उनको डिकोड करने को कहता है नैना से। खैर अब इन सब कोड्स को डिकोड करने से उनको पता चलता है कि शुभ असल में अश्विनी नक्षत्र यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। डीजे नैना से मना करता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सीबीआई तक ना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो एटीएफ टीम को ये बात बता देती है। अब ऐसा करते ही रसूल को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि वो इन सब का पार्ट था। तो यहाँ पर होता यह है कि नैना ऑटोमेटिकली उस पोर्टल से आउट हो जाती है एज उसका एल्गोरिदम चेंज कर दिया गया था। अब कुछ भी करके नैना पोर्टल का एक्सेस वापस से नहीं ले पाती, लेकिन तभी नैना को पता चलता है कि शुभ के किसी टीम मेंबर के फेस आइडेंटिटी से पोर्टल लॉगिन मिल सकता है और ये लोग जानते थे कि केसर के जरिए ऐसा हो सकता है क्योंकि वही एक मेंबर इनके कब्जे में था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि केसर को कोर्ट ने आजाद कर दिया था और एटीएफ वाले नुसरत से कहकर केसर के खिलाफ फेक प्रूफ बनवाते हैं जिससे कि उसको वापस अरेस्ट किया जाए। वो मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट भी ले लेते हैं, लेकिन तभी बीच में केसर इनको धोखा देता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि एटीएफ से पहले ही डीजे अपने रॉ एजेंट दोस्त की मदद से केसर को किडनैप कर लेता है और उनको पोर्टल का एक्सेस वापस मिल जाता है। इनफैक्ट डीजे केसर की काफी अच्छे से मरम्मत भी करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, बस श्लोक और असुर देवताओं का फालतू वाला ज्ञान देने लगता है क्योंकि शुभ ने उसके माइंड में सारी गंदगी भर दी थी। और इसके पीछे भी एक बहुत सॉलिड रीजन है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अब हम थोड़ा सा केसर के बारे में जान पाते हैं जिसका रियल नेम असल में मुकुंद अग्निहोत्री होता है। असल में उसकी बीवी के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो उसने पुलिस कंप्लेंट करी थी, लेकिन उसके बदले उसको ही पुलिस खूब मारती है और धमकी देती है कि वो पुलिस केस वापस ले ले। तो केसर दुख में खुद को ही खत्म करने वाला होता है, लेकिन उसके गन के अंदर गोलियां किसी ने निकाल दी थी और ऐसा शुभ ने किया था और तब जाकर शुभ ने उसकी मदद करी और पुलिस वालों तक को मार दिया था, जिसके बाद वो उसका मेंबर बन गया। और शुभ ने एक बात कही थी कि उसकी जान अब शुभ के पास है और वो उसके लिए भगवान जैसा है, वो जब चाहे उसको मार सकता है, लेकिन फिलहाल उसको उसके लिए जीना होगा। नाउ वी नो कि वो केसर कैसे बना और उसके बर्थ सर्टिफिकेट फेक कैसे हुए थे। मीनवाइल हम ईशानी को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड से लोलार्क के मर्डर का फुल स्कैन करने को कहती है जिससे रसूल की कई बातों को गलत प्रूफ किया जा सके और वो खुद भी रसूल का फोन टैप करने के साथ साथ उसके घर के सामने नजर रख रही थी। इनफैक्ट वो रसूल के घर में चुपके से जाती है जहाँ पर उसको असुर वाली ड्राइंग्स मिलती हैं और एक पेन ड्राइव भी वहाँ पर थी जो कि लाइटर के रूप में थी जिसको ईशानी अपने साथ रख लेती है, लेकिन तभी रसूल वहाँ आ जाता है। तो रसूल का कहना था कि असुर वाली ड्राइंग्स उसके सपने में लोलार्क सर की मौत के बनाने लगी है और वो साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा रहा है। वो बहुत दुखी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सरासर झूठ था और ईशानी भी ये समझ गई थी। इनफैक्ट रसूल भी समझ चुका था कि ईशानी को उसके ऊपर शक है। अब ईशानी जब पेन ड्राइव चेक करती है तो उसके अंदर उसकी पूरी जिंदगी के पल थे, हर चीज रिकॉर्डेड थी। ईशानी ये बात निखिल को भी बताती है, लेकिन वो भी उस पर यकीन नहीं करता कि इन सब से रसूल को अरेस्ट नहीं कर सकते। खैर अब इन सब के बाद में रसूल को शुभ काफी डांटता है कि उसकी वजह से यहाँ पर गलतियां हो रही हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती है। और तभी रसूल गुस्से में आकर ईशानी को मार डालता है एक लड़की की मदद से जो कि पैसे लेकर ये सब काम किया करती थी। सबको ईशानी की मौत का पता चलता है तो निखिल गुस्से में रसूल पे हमला करने लगता है कि ईशानी को रसूल नहीं मारा है, लेकिन उसकी इमेज इतनी अच्छी थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तभी डीजे अब रसूल के घर उसके रॉ एजेंट फ्रेंड को भेजता है जिसको ये पता चलता है कि ये रसूल है ही नहीं बल्कि ये तो शुभ का तीसरा साथी बलबीर है। जी हाँ, रसूल यहाँ पर बलबीर है जिसकी फुल लाइफ को ऐसे बनाया गया था जिससे कि वो फेक ना लगे। खैर अब डीजे फाइनली
ATF टीम और CBI हेड के सामने सबूत लेकर आता है कि रसूल और बलबीर का DNA मैच कर गया है और उसके माँ बाप भी जिनको दुबई भेज दिया गया था वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ यही बलबीर है, लेकिन उनसे ये कहा गया था कि उनका बेटा मारा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुभ के काम के अंदर मरना तो तय है। खैर अब रसूल अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी पोल खुल चुकी है, और सबसे बड़ी बात कि वो नुसरत को उसी लड़की की मदद से किडनैप करता है जिसने ईशानी को मारा था। खैर अब CBI टीम को पता चलता है कि आसपास के इलाके में बहुत ही ज्यादा हाई डेटा कंज्यूम हो रहा था। खैर वो लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो एक कार के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट का दरवाजा था, जहां पर अंदर जाते ही उन्हें एक बहुत ही भयानक मिनी सुपर कंप्यूटर मिलता है। अब रसूल को यहाँ पर पता चल जाता है कि वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और ऑटोमेटिकली डेटा एक रिमोट लोकेशन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जिसको नैना रोक लेती है। तभी रसूल डीजे को कॉल करता है कि नुसरत के बदले उसको केसर चाहिए और डेटा ट्रांसफर उनको रिज्यूम करके सारी हार्ड ड्राइव्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो नुसरत मारी जाएगी। अब खुंदस में डीजे केसर के सर पे बंदूक तान देता है और उधर नुसरत के सर पर रसूल ने बंदूक तान दी थी, लेकिन नैना अब किसी और को मरता नहीं देख सकती थी, तो वह रसूल या फिर बलबीर के प्रपोजल के लिए मान जाती है। डेटा ट्रांसफर रिज्यूम कर दिया जाता है जिसके अंदर लगभग 10 घंटे लगने वाले थे। सोचो कितना डेटा होगा, सुपर कंप्यूटर को भी 10 घंटे लग रहे थे। और ये क्या डेटा है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर अब किसी भी तरह से करके निखिल नुसरत की कार में मिली किडनैपर गर्ल के पैरों की मिट्टी से ये पता लगा लेता है कि ये टेक्सटाइल कॉटन फर्म से आई है। मीनवाइल डीजे बलबीर की बताई लोकेशन पर केसर को लेकर पहुंच जाते हैं और टेक्सटाइल फर्म में किडनैपर गर्ल नुसरत को चॉइस देती है कि एक उसकी बहन उसके सामने है जिसने खून किया था, और दूसरी एक लड़की है जो कि अच्छी लड़की है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो वो किसको बचाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर नुसरत अपनी बहन को बचाती है जिससे वो शॉक में चली जाती है। लेकिन इसके बाद में निखिल वहाँ पर पहुंचकर नुसरत को बचा लेता है और उस किडनैपर गर्ल को पकड़ लिया जाता है जिसको शुभ ने मैनिपुलेट किया था अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। ये लोग उससे भी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं शुभ के पोर्टल की, और ये लड़की उनकी हेल्प भी करती है क्योंकि शुभ ने उससे ये कहा था कि उसकी लड़की मारी गई है, लेकिन ये झूठ था, इसलिए वो भी समझ गई थी कि शुभ झूठा है। और दूसरी तरफ जैसे ही डीजे को ये पता चलता है कि नुसरत सेफ है तो वो केसर उर्फ मुकुंद अग्निहोत्री को मार डालता है। साथ ही साथ बलबीर भी खुद को खत्म कर लेता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि थोड़ी देर में खुल जाएगी। इनफैक्ट शुभ ने बलबीर से ये भी कहा था कि महायज्ञ अब सैक्रिफाइस मांग रहा है, जिसका मतलब यही था कि उनकी मौत का समय आ चुका है। अब ये मंजर देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे CBI फिर से एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। खैर अब आपको याद होगा कि बीच में एक लड़की की लाश लेक के अंदर मिली थी, तो उसका असली नाम शालिनी है। अब पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन अर्जुन भल्ला की गर्लफ्रेंड है, और जब पॉल इस बात को इन्वेस्टिगेट करने अर्जुन भल्ला के पास में जाता है तो उसको पता चलता है कि वो तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के जरिए शालिनी के लैपटॉप में AI रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल असल में अर्जुन भल्ला अपने स्टॉक्स के प्राइस को बढ़ाने में ले रहा था। वो लॉस में चल रहा था, और तब जाकर उसकी मुलाकात शालिनी से एक पार्टी में होती है। यहाँ पर उसने सारा सच बता दिया था, जहाँ पर शालिनी ने डायरेक्टली उसको ये बॉट्स वाली AI फैसिलिटी की ऑफर करी थी, और अर्जुन मान गया क्योंकि वो 1 साल में ही बैंकरप्ट होने वाला था। लेकिन ये सब एक बड़ी पिक्चर का पार्ट था, यानी कि ये वाला केस और बलबीर की मौत जुड़ी हुई थी। खैर अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CBI अर्जुन भल्ला को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे आम जनता का पैसा डूब जाता और 89,000 करोड़ का नुकसान हो जाता। हर जगह केओस फैल जाती, लड़ाइयां हो जाती। तभी बलबीर की एक हार्ड ड्राइव जो कि CBI ने उसकी नजरों से बचा ली थी, उसके अंदर उनको बहुत सारे विक्टिम्स के पर्सनल वीडियोस मिलते हैं। सिर्फ ईशानी नहीं बल्कि डीजे, उसकी वाइफ, निखिल, नैना, सबकी पर्सनल लाइफ वहाँ पर थी। अर्जुन भल्ला, बड़े से बड़े आदमी, मंत्री, RBI गवर्नर, सब। असल में शुभ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके जरिए वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था, कौन कौन उसके रास्ते में आ सकते हैं उन सब का ध्यान रख रहा था। और ये था असल रीजन कि वो सबको मार रहा था। वो लोग रैंडम नहीं थे, बल्कि शुभ के सिस्टम ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये लोग उसके रास्ते में आ सकते थे, और यहाँ पर कौन कैसा किस सिचुएशन में रिएक्ट करने वाला है ये भी उसने प्रेडिक्ट कर लिया था। जैसे डीजे को निखिल अरेस्ट करेगा कि नहीं, तो उसकी 98% प्रोबेबिलिटी थी, और ऐसा ही हुआ था। और शुभ की ऐसे ही हर सिचुएशन के ऊपर नजर थी, वो हमेशा CBI से एक स्टेप आगे था। इनफैक्ट निखिल को पता चलता है कि वो, डीजे, पूरी CBI के साथ साथ सारी ह्यूमैनिटी शुभ के लैब रैट्स की तरह थी, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहा था ताकि वो उनसे हमेशा एक स्टेप आगे रहे।
और ऐसा काम तो शायद भगवान ही कर सकते हैं, यानी कि वो यहाँ पर फेक गॉड बनना चाह रहा था। असल में उसका असली मकसद था कली युग को अपने चरम सीमा पर लेकर जाना, जिससे कि जो विष्णु जी के 10वें अवतार कल की हैं वो यहाँ पर जन्म लेंगे और शुभ उनको मार दे, क्योंकि वो खुद को कली मानता है। खैर अब डीजे के पास में वृंदा का कॉल आता है और वो जाकर उससे एक इन्फॉर्मेशन लेता है कि शुभ असल में एक प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था और डीजे कॉलेज पहुंच जाता है, जहाँ पर उनको प्रोफेसर की जली हुई लैब मिलती है, जहाँ पर उसको प्रोजेक्ट अश्वत्थामा की किताब मिलती है, जो कि शुभ और उस प्रोफेसर ने मिलकर बनाया। एक ऐसा AI प्रोजेक्ट जिससे हर इंसान के बिहेवियर को स्टडी करके फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा पाए। लेकिन शुभ पहले से जानता था कि डीजे वहाँ पर आएगा, तो उसके लिए पहले से ही एक नोट था कि मैं हर चीज में एक कदम आगे रहूंगा। तभी हम पास्ट में ये देख पाते हैं कि असल में शुभ ने प्रोफेसर का इस्तेमाल करके AI प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, जहाँ पर वो खुद पे टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर सिस्टम ये प्रेडिक्ट करता है कि शुभ प्रोफेसर को जान से मार देगा, जहाँ पर प्रोफेसर हंसकर टाल देते हैं कि इस सिस्टम के अंदर मोरालिटी की कमी है और ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन सून प्रोफेसर को रियलाइज होता है कि उसकी चाय के अंदर शुभ ने जहर दिया है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और ये सिस्टम बिल्कुल सही था। अब शुभ यहाँ पर सच में कली बन चुका था। इनफैक्ट वो अपने प्रिय दादाजी नीलकंठ जोशी तक को भी मार डालता है, ताकि वो सारे के सारे प्यार और रिश्तों से आजाद हो जाए। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा ये कि शुभ ने आखिर लोगों का बिहेवियर स्टडी कैसे किया। कुछ लोगों का स्टडी तो वो कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए तो बहुत बड़ा डेटा चाहिए, क्योंकि बिना डेटा के किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर रोल आता है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिसके सर्वर्स को शुभ हैक कर लेता है और उस कंपनी की ओनर को धमकी देता है कि वो जानता है कि कंपनी उनके यूजर्स के डेटा को सीक्रेटली स्टोर कर रही है और बेच भी रही है। अब इस चीज से कंपनी ओनर डर जाती है कि उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो शुभ उनको कहता है कि उसको इंडिया में उनका जो डेटा सेंटर है उसका एक्सेस चाहिए। अब सोशल मीडिया कंपनी को मजबूरी में बात माननी पड़ती है और यूजर्स के माइक और कैमरा एक्सेस के जरिए ही डेटा चुराया जा रहा था। इसलिए शुभ के पास इतना डेटा था स्टडी करने के लिए और सबकी वीडियोस फोटोज भी उसके पास थी। ये चीज चोरी छुपे हो रही थी, इसलिए किसी को भी इन चीजों का पता नहीं चलता था। और ये सब देखकर सुनकर तो मेरी इतनी फट रही है, क्योंकि हम सब लोग भी यहाँ पर सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पता ये कंपनीज हमारा भी डेटा चुरा रही हो। खैर शुभ के लिए एक सीक्रेट डेटा सेंटर रख दिया जाता है, जिसको ऑपरेट कौन कर रहा था, सोचो। तो आपको याद होगा कि शुरुआत में 3 लोग पेस मेकर्स खराब होने से मारे गए थे, जिसका शक एक ग्राफिक डिजाइनर पुष्कर जौहरी पर था। तो इन सर्वर्स को वही ऑपरेट कर रहा था। नैना ये सब पता लगा लेती है और जब ATF टीम वहां पर जाती है तो वो खुद को ही शूट कर लेता है और जो उसके पास से रिकवर होता है टीम अपने पास रख लेती है। खैर अब तभी अचानक से ही होता यह है कि मीडिया के ऊपर मरे हुए बलबीर की एक वीडियो वायरल होती है, यानी कि मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जहां पर वो ये बता रहा था कि अर्जुन भल्ला शालिनी की मदद से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे और उनका स्टॉक इतना हाई खुद से नहीं गया, बल्कि AI सॉफ्टवेयर बॉट से हुआ है। इनफैक्ट ये सब शुभ और बलबीर का प्लान था। उसने मरने से पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे CBI फंस जाए। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर शुभ और अर्जुन भल्ला में लिंक है, तो यहाँ पर ये वही चीज थी और यहाँ पर ये एक बहुत बड़े प्लान का पार्ट था। लेकिन वो कैसे? तो बलबीर बोलता है कि CBI इसमें मिली हुई है। जी हाँ, और यही रीजन था कि RBI गवर्नर ने भी रिजाइन कर दिया था, क्योंकि अर्जुन भल्ला और RBI गवर्नर की वीडियो साथ में थी। अब CBI के ऊपर इल्जाम लगता है कि इसके अंदर उन्होंने अर्जुन भल्ला की मदद की और गवर्नमेंट भी मिली हुई है। बेसिकली वो खुद को शहीद दिखाकर सबको फंसवा देता है और जैसे ही अर्जुन भल्ला को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाता है, जिससे पब्लिक का गवर्नमेंट और CBI पुलिस से विश्वास उठ जाता है। जनता में लड़ाई होने लगती है, बैंक बिखर जाते हैं, सिस्टम खराब हो जाते हैं और इसी प्लान के जरिए शुभ कली युग को उसके चरम सीमा पर ले जाना चाहता था, जिससे लोग मरे और विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल की धरती पर आए, जिससे कि शुभ उनको खत्म कर पाएगा। इनफैक्ट शुभ खाली उस डेटा को यूज नहीं कर रहा था, बल्कि वो फेक वीडियोस बनाकर हर जगह केओस फैला रहा था। लेकिन सीरीज के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब एक 11 साल का मॉन्क अनंत, जो कि डीजे के साथ स्टार्टिंग में था, वो मिरेकल्स दिखाने लगता है। अपने यहाँ पर जहर से एक मॉन्क को बचाता है, लैंडस्लाइड होने से पहले ही बस को रोक कर लोगों को बचाने लगता है, किडनैप हुए लोगों को भी बचाता है, जिससे हर जगह शांति फैल जाती है। क्योंकि अनंत की भी IQ काफी अच्छी थी, उसको लाइफ का काफी ज्ञान था। इस चीज से लोगों में भगवान के लिए फिर से आस्था जाग जाती है, जिससे शुभ चढ़ जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये सब डीजे का ही प्लान था। जी हाँ, उसने ये सब किया जिससे कि शुभ चिढ़े, गुस्से में आए और वो अनंत को कल की अवतार समझकर गलती करे। और ऐसा होता भी है। शुभ गुस्से में डीजे से बात करता है, लेकिन वो जानता था कि अनंत डीजे के द्वारा ही बनाया गया एक रास्ता है उसको हराने के लिए। लेकिन शुभ चैलेंज फील कर रहा था और वो अनंत को एक डिबेट में आने के लिए बोलता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि जिसको वो भगवान मान रहे थे वो मात्र इंसान का बनाया हुआ एक प्यादा है। अब डीजे अनंत को हर तरह से बचाना चाहता था और अनंत इस डिबेट के लिए मान भी जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत सही डिबेट होती है।
है जिस दौरान शुभ एक बॉम्ब बटन अनंत को भिजवाता है कि उसके पास में शाम तक का वक्त है। वहाँ पर 2 बटन थे, एक था उस जगह का जहाँ पर भगवान को मानने वाले बहुत हैं और एक वो जगह जहाँ पर हर कोई फैक्ट्स को मानता है। और अगर अनंत ने एक बटन चूज नहीं किया तो दोनों ही जगह के हजारों लोग मारे जाएंगे। डीजे तभी डिसाइड करता है कि वो अब और गेम नहीं खेलेंगे। वो उस बटन को ही तोड़ देता है और शुभ के पोर्टल से नैना को वो 2 लोकेशन पे मिल जाती हैं कि ये अटैक कहाँ पर होने वाला है। एक तो थी वो जगह जहाँ पर भगवान के भक्त आते थे यानी कि मुक्ति घाट, और एक होता है कॉन्फ्रेंस सेंटर जहाँ पर साइंस को मानने वाले साइंटिस्ट और डॉक्टर आए हुए थे दुनिया भर से, और दोनों ही जगह पर बॉम्ब प्लांटेड था। अब डीजे यहाँ पर अनंत के साथ मुक्ति घाट जाता है क्योंकि वहाँ पर अनंत को सम्मानित किया जाना था एक खास उपाधि से। एटीएफ लीडर पॉल जाता है कॉन्फ्रेंस सेंटर में और निखिल नुसरत जाते हैं शुभ की लोकेशन पे जहाँ से उसका एआई सिस्टम प्रोजेक्ट अश्वत्थामा और माया अस्त्र को रोका जा सकता था। यानी कि फेक वीडियोस वाली चीज को ये लोग माया अस्त्र बोल रहे थे और उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि अगर वो लॉन्च हो गया तो दुनिया बिल्कुल तबाह हो जाती। कभी शाम के वक्त शुभ मुक्ति घाट के टीवी स्क्रीन पे आता है और बोलता है कि उनका भगवान कुछ भी नहीं चुन पाया इसलिए अब सब मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो लोग उनके भगवान यानी कि अनंत को मार देंगे तो वो बच सकते हैं। मतलब लोगों के हाथों ही उनके भगवान की आहुति दिलवाना। पब्लिक डर जाती है और अनंत को मारने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे मारने से अगर सबकी जान बचेगी तो मैं रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर ये शुभ की जीत होगी और बाकी सबकी हार होगी जिससे सब शांत हो जाते हैं। यानी कि बेशक यहाँ पर वो डीजे के द्वारा बनाया गया एक प्लान था, लेकिन कुछ ना कुछ खास बात थी इस बच्चे के अंदर। इनफैक्ट डीजे भी यहाँ पर ये सोचता है कि वो अनंत को मार दे जिससे कि बाकी लोग बच जाएं, लेकिन लकीली निखिल और नुसरत को एक बच्चे की मदद से शुभ की लोकेशन पता चल जाती है, एज उन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से उसका आज का चेहरा बना लिया था और उस बच्चे ने शुभ को देखा था एज वो उसको हमेशा एप्पल्स तोड़ने में मदद किया करता था। अब अंदर जाते ही गेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और एक जहरीली गैस लीक होने लगती है क्योंकि शुभ को पता था कि उसके हाइड आउट तक सब आ जाएंगे। अब शुभ यहाँ पर नुसरत को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन नुसरत शुभ से कहती है कि वो इंसान है और असुर नहीं है और वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी। अब नैना तभी सिस्टम हैक करके उसके अंदर एंटर करती है जिसके अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी थी और ये जो बॉम्ब होता है वो सोनिक बॉम्ब था जिसको अबॉर्ट शुभ के सिस्टम से ही किया जा सकता था और ये बॉम्ब यहाँ पर दोनों जगहों पर स्पीकर के अंदर था। ये उसको वैसे भी कट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे टाइमर और भी ज्यादा तेज हो जाता है, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ शुभ के सिस्टम से ही डीएक्टिवेट किया जा सकता था। अब नैना के कहने पर निखिल को किसी तरह से अबॉर्ट वाला बटन मिल जाता है, लेकिन होता यह है कि डीजे निखिल को रोक देता है कि सोनिक बॉम्ब के शुरू होने के 10 सेकंड बाद वो घातक बनता है, क्योंकि डीजे को पता था कि ये नजारा देखने शुभ आसपास होगा। तो बस यहाँ पर बॉम्ब शुरू हो जाता है दोनों ही लोकेशंस के ऊपर। सबको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन डीजे शुभ को देखकर उस पर गोली चला देता है और फिर निखिल भी बॉम्ब को अबॉर्ट कर देता है जिससे सब बच जाते हैं और निखिल और नुसरत गैस की वजह से वहीं बेहोश हो गए थे जिनको बाद में बचा लिया जाता है। अब तभी शुभ ये कहता है कि डीजे 11 साल के बच्चे को मारने के लिए रेडी था और डीजे शुभ को खत्म नहीं करता। रीजन ये था कि शुभ का ये मानना था कि इससे मोक्ष मिल जाएगा और शुभ यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम ने ये सब प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब शुभ को जेल में डाल दिया जाता है और निखिल नैना को डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके दे देता है। तभी निखिल मिलने जाता है सीधा शुभ से, जो कि उसको एक कहानी सुनाता है कि कली के 2 सेनापति थे जिनको अलग करके ही मारा जा सकता था जैसा कि डीजे ने किया। बाकी कली को एहसास हुआ कि उसको ऐसे नहीं मारा जा सकता और वो शरीर बदल सकता है। एक शरीर में उसको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जिससे कि कली का युग चलता रहे जब तक कि कल की धरती पर ना आ जाए। लेकिन निखिल अब शुभ की कहानी में इंटरेस्टेड नहीं था। वो उससे हाथ मिलाता है और शुभ भी ऐसा ही करता है क्योंकि वो उसके ऊपर डाउट नहीं करता था। लेकिन इस बार निखिल ने उसको जहर दे दिया था। जी हाँ, और इससे शुभ वहीं मारा जाता है और निखिल के हाथ पर एक जहरीली लेयर थी, वो स्किन के जरिए बॉडी में चली जाती है और शुभ यहाँ पर जैसे सबको मारा करता था वैसे ही उसका अंत निखिल ने कर दिया। निखिल समझ गया था कि डीजे गलत नहीं था बल्कि शुभ वैसे भी डेंजरस ही बनता, उसको जेल में डालते या फिर नहीं, लेकिन वो अल्टीमेटली ऐसा ही बनने वाला था क्योंकि वो इस मार्ग पर बहुत पहले ही निकल चुका था। और अब शुभ की जो कली वाली कहानी थी उसी वक्त उसके रेफरेंस में डीजे जा पहुंचता है वृंदा के पास, जो कि शुभ की खास थी। और तभी डीजे को वृंदा के द्वारा बनाई गई कली की अलग अलग तरह की ड्राइंग्स मिलती हैं, यानी कि अब कली वृंदा के अंदर रहेगा। जो सोच थी वो वृंदा के अंदर चली गई थी। वो शुभ के बारे में जो बता रही थी ना, वो उससे कई ज्यादा उसके बारे में जानती थी, यानी कि शुभ और कली की सोच अब वृंदा के मन में चली जाएगी। यहाँ पर खतरा टला नहीं था और वृंदा अब कली के रूप में फिर से तबाही मचाएगी। और बूम,
इसी के साथ में असुर सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी असुर सीजन 1 और 2 की कहानी। सीरीज के अंदर कली की कहानी को बेस बनाया है, इविल गुड दिखाया गया है और भी काफी सारे मुद्दों पर बात करी गई है, लाइक करप्शन और बाकी सब। असल में कली विष्णु जी से बदला लेना चाहता था और उसी को बेस शुभ ने बनाया, एज उसके पिता और उसके दादाजी यही कहानियां उसको सुनाया करते। अब बचपन से ही उसके मन में सबके लिए जहर घुल गया था और वो खुद को कली माना करता। इसी वजह से वो काफी भयानक बना। अपने पिता को मारा, अपने फ्रेंड जगदीश को मारा, बलबीर, मुकुंद, प्रोफेसर, गुरुजी, और यही तो असुरों की निशानी होती है कि वो किसी के सगे नहीं होते। मतलब कि जो उसको बनने से रोका जा रहा था अल्टीमेटली वो वही बन गया। अब ये सब इसलिए किया शुभ ने कि कली युग चरम सीमा तक आए और कल की अवतार धरती पर जन्म ले, जिससे कि वो उनको खत्म कर दे और खुद राज करे। अब ये सोच रहेगी वृंदा के अंदर और वो कुछ ना कुछ फिर से करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो काफी कुछ छुपा रही है। हो सकता है कि इस पूरे टाइम वो कांटेक्ट में थी शुभ के, और वो 777 यूजर जिसने की ब्रेल में मैसेजेस किए थे वो खुद हो सकती है, या फिर उसके लिए ही वो मैसेजेस किए जा रहे थे। शी न्यू कि क्या होने वाला है और उसने यहाँ पर डीजे को काफी कुछ नहीं बताया था। अब ये जो कली है ना, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। ये हर इंसान के अंदर है। जैसे गुस्से में इंसान बहुत अजीब बिहेव करता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो हेट्रेड, गुस्सा, ये सब इसी के साइंस हैं और किसी के भी अंदर ये वास कर सकता है। जैसे कि वृंदा समेत शुभ के सभी साथी के अंदर इसका इन्फ्लुएंस आ गया था और अब ये सब वृंदा से शुरू होगा फिर से। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3rd सीजन आएगा या फिर नहीं। कली का सिंपल मतलब है कि समाज में केओस फैलाना, झूठ बोलना इत्यादि। और अश्वत्थामा की बात रही तो ये वही कैरेक्टर था जिसको मारा नहीं जा सकता था, जिसको कृष्णा जी ने कर्ज किया था और उसकी मणि छीन ली थी जो कि उसके माथे पर थी। और ये जो शुभ का प्रोजेक्ट था ना, ये बिल्कुल वैसा ही था, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। और ये जो कर्ज है ना, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया सब कुछ फेक इजीली हो सकता है, तो इनको 100% खत्म करना तो नामुमकिन है। यानी कि कली को खत्म करना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अनंत जैसे भी लोग हैं जो कि काफी अच्छे हैं, जिससे कि संतुलन बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज और थ्योरीज पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।